हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पार्टीशन वैल्यूज को किस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसका हम प्रोसीजर समझेंगे। हाउ टू लोकेट द पार्टीशन वैल्यूज ग्राफिकली। सो स्टूडेंट्स, जैसे हमने देखा कि अब तक हमने सब पार्टीशन वैल्यूज जो भी फाइंड आउट किए विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज, क्योंकि जो भी है फॉर्मूलाज हमारे पास रेडी अवेलेबल है, उसका पूरा कैलकुलेशन करके पार्टीशन वैल्यू पर्टिकुलरली जो भी हमको फाइंड आउट करना होता है दैट वी हैव ऑब्टेन्ड। बट देयर इज वन मोर मेथड which we call it as graphical method, or you may say diagramic method, where we are not finding any partition value with the help of formula, but we are preparing a graph, and with the help of the graph we represent partition values in a graph. So students, let me introduce how we use this system of graphical representation. Student, as such we can obtain this partition value with the help of graph, where first system or first method is by using less than cumulative frequency curve. स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि हम फॉर्मूला मेथड से भी जब पार्टीशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम टेबल में लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम प्रिपेयर करते हैं, एंड इन दिस लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम उसकी जो भी वैल्यू का हम कैलकुलेशन देखते हैं वो वैल्यू हम टेबल में वो कॉलम से जनरेट कर लेते हैं। बट यही लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है, these values we are using to prepare a curve on a graph, and when that curve is been prepared, after that we represent our partition values. तो स्टूडेंट, आपको एक कर्व बनाना पड़ेगा, and what is the method and the procedure to prepare this particular less than cumulative frequency curve? स्टूडेंट, एक बात और ध्यान रखो, इसको अल्टरनेटिवली हम लेस देन ओगाइव भी बोलते हैं, OGIVE, लेस देन ओगाइव। These are the technical names, less than ओगाइव। क्लियर कट हम लोग बोलना पसंद करते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो स्टूडेंट्स, ये तो उसका अल्टरनेट नाम हो गया। दूसरा मेथड में खाली आपको हाईलाइट कर देता हूं, वन बाय वन दोनों मेथड को हम डिटेल में समझेंगे और उसका हम एग्जाम्पल भी एक सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से ग्राफ का इस्तेमाल करके हम पार्टीशन वैल्यू को हाईलाइट करते हैं, लोकेट करते हैं। So this is the second method which we use on the basis of more than cumulative frequency curve, or you may say more
then Ogaev। स्टूडेंट्स, ये दोनों तरीके हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट, लेस देन cumulative frequency curve या लेस देन Ogaev मेथड। फाइन फ्रेंड्स, अब हम इसके स्टेप्स लिखते हैं और उसमें आपको क्या फाइंड करके पहले तैयार रखना है बिफोर यू गो टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उससे पहले हमें कुछ तैयारी करके रखनी है। सो इसके बारे में मैं कुछ स्टेप्स लिखवाता हूं। स्टेप नंबर 1, स्टेप्स जो है वो मैं 1 by 1 लिखता हूं। इन दैट फर्स्ट स्टेप, दैट एज यूजुअल, जैसा फॉर्मूला मेथड में टेबल का प्रिपरेशन करते हो वैसे आपको टेबल बना के लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी, उसका कॉलम बना के टेबल जनरेट कर लेना है। सो प्रिपेयर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम एज इट इज, जैसे हमने फॉर्मूला मेथड में क्रिएट किया है। इट इज अवर इंपॉर्टेंट एंड मेन रिक्वायरमेंट। That is first step. Second one, take upper class boundaries। अपर क्लास बाउंड्रीज स्टूडेंट्स क्या होता है? दिस अपर क्लास बाउंड्रीज, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये हमारा क्लास इंटरवल है। तो ये तो हो गया क्लास इंटरवल, बट इसमें से अपर क्लास बाउंड्रीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो कि हर एक क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है, दैट यू नो, L1 एंड L2, ये सबको पता है। उसमें जो ये अपर लिमिट है L2, वो हो जाएगा अपर क्लास बाउंड्री। सो एज इन द नेक्स्ट क्लास इंटरवल 10 to 20 में अपर लिमिट L2 जो है वो है 20, which becomes upper class boundary. In the next class interval जो 30 है, which is L2 upper limit, that upper limit is nothing but here I will treat as upper class boundary. Students, तो आप बोलेंगे सर अपर क्लास बाउंड्री आप बोलते हो, उसी को आप L2 को रिप्रेजेंट करके रखे हो, वही अपना अपर लिमिट है। तो अपर लिमिट और अपर क्लास बाउंड्री में फर्क कुछ नहीं हो गया। यू आर करेक्ट। इन दिस एग्जांपल अपर क्लास बाउंड्री एंड अपर लिमिट आर सेम। बट इफ आई टेक एन एग्जांपल वेयर आई टेक 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, and so on. So students, 10 to 19 में यहां नेक्स्ट क्लास इंटरवल शुरू होता है 20 से, मतलब these are discontinuous क्लास इंटरवल। तो 19 से खत्म होने के बाद 20 पे ये शुरू हो रहा है नेक्स्ट क्लास इंटरवल। ये वैल्यू में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। 19 पे खत्म हुआ, 20 पे नेक्स्ट शुरू हुआ,
वही नेक्स्ट क्लास इंटरवल 20 to 29 में 29 पे खत्म हुआ, नेक्स्ट क्लास इंटरवल इट इज स्टार्टिंग एट 30. There is no such connectivity as a boundary. We are finding it. So first you make this discontinuous class interval into continuous, and that you know how to prepare. तो कि डिफरेंस 1 यूनिट का है. अब मैं थोड़ा ओरली जा रहा हूं, आप लोग जरा समझना, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया भी है कि जिसमें डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, एंड टू कैलकुलेट फॉर्मूला मेथड में हमने स्टार्ट करने से पहले उसको टेबल में कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में कन्वर्जन किया था, याद करिए. तो इट इज रिक्वायर्ड when you apply formula in that your class interval must be converted in continuous one. So it is our requirement. So please first you prepare and convert this class interval into continuous one. So 10 to 19 में अभी एक डिफरेंस 1 यूनिट का है, तो 1 यूनिट का डिफरेंस को आधा आधा बांट देना है. तो लोअर लिमिट में L1 में 0.5 लेस करेंगे और अपर लिमिट में L2 में 0.5 ऐड करेंगे. ठीक है, तो लोअर लिमिट में 0.5 डिडक्ट करने का और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करने का. तो दिस 10 विल बिकम 9.5 to this becomes 19.5, then this becomes 19.5 to 29.5, then 29.5 to 39.5 and so on. अब आप स्टूडेंट देखो कि जो ये L2 मेरा आया हुआ है और नेक्स्ट क्लास सेंटर का जो L1 है वो सेम हो गए हैं, और अब ये सेम होने के कारण अब इसकी बाउंड्री डिफाइनेबल है. नाउ वी कैन डिफाइन इट्स बाउंड्री एंड वी कैन से दैट द अपर क्लास बाउंड्री इज 19.5. Here in the next class interval upper class boundary is 29.5. In the next class interval upper class boundary is 39.5 and so on. In this previous example students, ये example में देखो कि 0 to 10, 10 to 10 already continuous nature में ही था हमारा class interval. So ये 10, 20, 30 all are upper class boundary. और एक बात बता दो students, जो मेरा L1 होता है वो होता है लोअर क्लास बाउंड्री. रिमेंबर, लोअर क्लास बाउंड्री. ये अभी जरूरत नहीं है, लेकिन ये ध्यान में रखो, ये आपको काम में आएगा इस सेकंड मेथड में व्हेन वी फाइंड पार्टीशन वैल्यू यूजिंग मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के मदद से. ठीक है, तो आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसके मदद से अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री क्या है वो पता चलना चाहिए. So to get the boundary, your class interval must be in continuous in nature. जो discontinuous वाला हिसाब किताब है तो उसको पहले continuous में लेके आइए, and then उसका ये जो boundary है वो हम perfectly define कर सकते हैं. So with this, I have explained you what is our upper class boundaries, and that upper class boundary you have to consider. Take upper class boundary, ये हमारी जरूरत है सेकेंड स्टेप के लिए, ये हमको अपर क्लास बाउंड्री की रिक्वायरमेंट है. एंड नाउ द स्टेप नंबर थर्ड, नाउ यू हैव टू प्लॉट द पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ पेपर, इन विच ग्राफ पेपर में आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हिसाब किताब होता है, और उसमें ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है. तो एक्स एक्सिस पे आपको कौन से पॉइंट कंसीडर करने हैं, वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट कंसीडर करने हैं, ये मैं आपको डिफाइन करवा देता हूं. स्टेप नंबर थर्ड, प्लॉट द पॉइंट्स x, y where x के जगह पे क्या, y के जगह पे क्या, x एक्सिस पे क्या लेने का. तो कि x एक्सिस को हम डिफाइन करेंगे जहां पे हमको
कंसिडर करना है अपर क्लास बाउंड्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स एक्सिस पे क्या लेना है स्टूडेंट्स, अपर क्लास बाउंड्रीज, और जो हमारा वाई एक्सिस है उस पे हमें लेना है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यूज, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यूज। तो वाई एक्सिस पे आपको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को प्लॉट करना है along with your class boundaries on x axis। उसका आपको सेट बना के इस तरह से उस पॉइंट को वहां पे प्लॉट करके मेंशन करना है। पॉइंट्स सब के सभी जितने भी क्लास सिलेंडर होंगे उतने सभी क्लास सिलेंडर के अपर क्लास बाउंड्री होगी, उस सभी की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपने उसकी लेस देन सीएफ की वैल्यू जनरेट की होगी। तो अपर बाउंड्रीज क्लास बाउंड्री के सामने उसकी लेस देन सीएफ की वैल्यू को आप पॉइंट को प्लॉट करते जाओगे और उस पॉइंट्स को फिर आपको ज्वाइन करना है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, join all the points of coordinates। कोऑर्डिनेट्स मतलब x और y का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उस पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। विथ द हेल्प ऑफ स्मूथ फ्री हैंड। आपको पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए स्केल का मदद नहीं लेना है। स्टार्ट टू एंड ए से ज्वाइन आपको फ्री हैंड जिसको बोलते हैं हम, फ्री हैंड इन द सेंस वी डोंट हैव टू यूज एनी इक्विपमेंट और एनी टूल, एनी पर्टिकुलर स्केल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है हमको। तो हाथ से अपने को, पेंसिल से हाथों से अपने को पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और वो भी स्मूथली, हाथ उठाए बिना। ठीक है ना। ये जो कर्व आपको, ये स्मूथ फ्री हैंड कर्व जो मिलना है, इस कर्व को हम बोलते हैं लेस देन ओगाई। So join all the points of coordinates, that is xy, with the help of smooth free hand, which we call as less than cumulative frequency curve, that is less than ओगाई। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे मेरे स्टेप्स के अंदर कवर हो रहा है। अब मैं ये पूरे मेथड को प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन के थ्रू आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। प्लीज हैव प्रॉपर अटेंशन। आपके सामने एक क्वेश्चन रेडी है। आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। डेटा जो है, जो इस तरह से दिया हुआ है, क्लास इंटरवल टाइप डेटा 0 to 10, 10 to 20 and so on till 50 to 60. These are the marks and corresponding frequencies are given as a number of students, and instruction is given as for the following frequency distribution find Q2, that is median, D6 and P80, that is 6th decile and 80th percentile graphically। तो स्टूडेंट एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आते तो ग्राफ का इस्तेमाल करना है एज पर द कॉलेज इंस्ट्रक्शन। इफ दे allow you to prepare on a paper only, then no use of graph, but ग्राफ पेपर पे आप करते हो या नॉर्मल पेपर पे करते हो, मेथड तो वही है। just graph paper will give you proper accuracy because it has proper margin, it has proper measurements, and if you are doing in the normal paper then slightly इधर उधर होना है। तो ठीक है, this will be as per the instruction of the college, but I will insist you and prefer do it on a graph paper। Fine।
तो इस तरह का क्वेश्चन है। एंड इन द सॉल्यूशन फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर these columns. Till 50 to 60. Corresponding frequencies are 5, 8, 22, 5, 8, 22, 15, 6, 4, 15, 6, 4. And in the less than cumulative frequency column, you have to prepare less than cumulative. पहले तो 5 जो है वो 5 as it is, 5 plus 8, 13, 13 plus 22, 35 plus 15, 50 plus 6, and 56 plus 4, this is 60. So the frequency total will be also 60. Here capital N is equals to sigma F is equals to 60. Students, इतना तो आप लोगों ने रेगुलरली फॉर्मूला मेथड में भी टेबल बनाया हुआ है। नाउ एडिशनली आई एम गोइंग टू इंसिस्ट यू, अभी आपको फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करना है जो बड़ा आप फॉर्मूला यूज करते थे, बट यू नीड टू कैलकुलेट। फर्स्ट आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है, तो Q2, तो Q2 के लिए हमको Q2 क्लास की जरूरत पड़ेगी। एटलीस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द क्लास, मालूम है। फिर उसके बाद हम लोग बड़ा फॉर्मूला यूज करते थे टू फाइंड दैट पर्टिकुलर पार्टीशन वैल्यू, उसकी हमें जरूरत नहीं है, नहीं तो फॉर्मूला मेथड हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो डोंट कैलकुलेट दैट फॉर्मूला, जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट that class about that partition value. So 2 into n upon 4 value. So it will be 2 into 60 upon 4. Yes, 2 in 30 is. So 30th value I am generating. 30th value. 30th value. अब स्टूडेंट्स ये कॉलम मैं जो आपको बोल रहा हूं अभी बनाने के लिए, दैट इज ऑप्शनल। इफ यू वांट टू प्रिपेयर देन इट्स योर चॉइस। देखो जो मैं टेबल में कॉलम अभी ये लास्ट वाला बना रहा हूं, अभी हमने स्टेप्स में डिस्कस किया कि हमें क्या वैल्यू चाहिए, तो कि अपर क्लास बाउंड्री चाहिए, टेक अपर क्लास बाउंड्री। तो स्टूडेंट मैं ये कॉलम इसलिए बना रहा हूं ताकि आप इसमें अलग से अपर क्लास बाउंड्री लिख सको। Are you getting what I'm saying? अदरवाइज ऑप्शनल इसलिए मैं बोला क्योंकि ये जो अपर क्लास बाउंड्रीज है ये स्टूडेंट आप लोग यहां से भी डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो। एल्स इफ यू वांट टू शो, प्लीज मेक इट column and then you write down there. So this is 10, 20, 30, 40, 50 and 60. So student, each class interval has its individual upper class boundary which I have represented in a separate column. This is optional. तो अब मेरे पास
ये कॉलम भी रेडी हुआ है, ठीक है। और हमने जो है Q2 ढूंढने के लिए Q2 का क्लास ढूंढा है, Q2 का क्लास का इंफॉर्मेशन 30 वैल्यू का निकाल के रखा है। तो वन बाय वन हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में Q2 ढूंढने के लिए बोला है, सो आई एम फर्स्ट showing you how we are going to locate this Q2। स्टूडेंट्स, मैं ग्राफ पेपर पे आ चुका हूं। ऑल ऑफ यू प्लीज do it in your graph paper. If it is not available right now, then please do it in the normal paper in your notebook. Fine. Now in this I have to consider x-axis and y-axis। तो आपके पास this is your x-axis, और x एक्सिस पे हमने नक्की करके रखा है। स्टूडेंट देखो तो स्टेप्स में हमने क्या नक्की किया, x एक्सिस में क्या रिप्रेजेंटेशन होना है, that x axis is going to be represented by upper class boundaries, upper class boundaries। So please here we have to show upper class boundaries। Take down here marks in terms of upper class boundaries। marks उसका इंफॉर्मेशन हुआ, बट दिस इंफॉर्मेशन दैट अपर क्लास बाउंड्री के टर्म में हमें यहाँ लिखना है। सो व्हाट वाज आवर अपर क्लास बाउंड्रीज स्टार्टिंग विथ 10 and then lastly it is 60। so what we are going to do, 1 centimeter we are going to take, and first of all make y axis also। so that y axis I am preparing so this is my y axis, and this y axis, look at the indication what I have shown you। y axis पे क्या लेना है students, less than CF values। so here you have to represent less than cumulative frequency। it is exactly frequencies only, but there is a particularly less than cumulative frequency we are plotting there। so students basically वहां जो हमें लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू लेना है, दिस इज द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू टू जो हमने टेबल बनाया हुआ है। अच्छा, अभी स्टूडेंट आप थोड़ा एक जजमेंट लेना का है। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टार्ट कहां से होता है, मतलब कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है तो 5 एंड मैक्सिमम वैल्यू है तो 60। तो आपको 60 तक पहुंचना है, 5 से शुरू करना है, 5 मिनिमम वैल्यू को कवर करके लेना है एंड दैट यू टू रीच टिल 60। so how much unit gap you are going to take, that how much gap you are going to consider, that you will think, and so as in the graph 1 सेंटीमीटर का क्या आप लोगों का गैप लेना है जरूरी रहेगा, that you have to consider। you may consider gap of 5 units, that is 5 students, क्योंकि y एक्सिस पे हमारा ये जो फ्रीक्वेंसी लेस देन क्यूमुलेटिव के पैटर्न में जो प्लॉट हो रहा है दैट इज अबाउट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो एक एक सेंटीमीटर में 5 स्टूडेंट का गैप लेते हैं, तो 60 तक पहुंचने के लिए व्हेन यू स्टार्ट विद 5 you need 12 centimeters। are you getting what I'm saying? you need 12 centimeters। so if I count how much centimeters I'm getting, and might be in your paper, your graph paper, you may get more than that, so you may prepare that way। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I'm getting it। otherwise what the student can do, they may take 10 students in the 1 centimeter। right now I have decided to take 5
students in 1 centimeter. Till 60 I can easily reach, but if there may be a limitation, you can consider 1 centimeter as a 10 students. Now there is no problem as such for me, so what I'm going to do, I'm taking 5 students in 1 centimeter. So here I am taking as 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, and lastly it is 60. So student, this is done. We have considered 1 centimeter is equals to 5 students. Now upper class boundary already हमने decide किया है students. What was that? In the table, look at the value of upper class boundaries: 10, 20, 30 till 60. So 10, 20, 1 centimeter I'm taking. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Student, this is done with our upper class boundaries. Now graph is structurally ready. Now to plot the points. Now it is time to see the point of coordinates what we have prepared in the table. Upper class boundaries के सामने उसके less than cumulative frequency को हमें plot करना है. In short, if I locate this particular upper class boundary जिसको हम x axis पे लेने वाले हैं और less than cumulative हम लोगों ने y पे लेना है, so I am making a indication there. अब कॉलम पे ये बना के रख सकते हैं that upper class boundaries is representing by x axis and y axis पे हमको less than की combination लेना पड़ेगा. तो 10 के साथ 5 लेना है हमको, है ना, 10 के सामने 5 लेना है. तो ग्राफ में आ जाइए 10 on x axis and 5 on y axis. 10 के सामने 5. This is a point what we need to plot. And further, if I take the next upper class boundaries, 20 के सामने 13, 20 x axis पे और 13 y axis पे. 20 here it is and 13. Now 5 और 10 के ऊपर 13 में अपने पास यहाँ 13 आपको मेजरमेंट लेना पड़ेगा. So you have to take that measurement. This is 10, 11, 12, this will be 13. स्टूडेंट स्पेसिफिकली देखना पड़ता है इधर क्योंकि आपके पास ग्राफ पेपर है, इसमें मेजर्स अवेलेबल है. जस्ट यू टू सी दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड प्लॉट. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, हमें नेक्स्ट 30 के सामने 35 है स्टूडेंट्स. 30 के सामने 35. So 35 exactly we can notice here. ओके, 30 के सामने 35, वो भी देख लेने का, उसके अगेंस्ट पॉइंट प्लॉट हुआ है ना प्रॉपरली. नेक्स्ट देन 40 के सामने 50, 40 के सामने 50 एग्जैक्टली 50 हमारे पास अवेलेबल है. 40
के सामने 50, दिस इज द 50, ओके, दिस इज अगेंस्ट 40 ही है, ये भी आप चेक करने का। नेक्स्ट 50 के सामने 56, 50 के सामने 56, 55 इधर है, तो 56 कहां पे आएगा, ये है 56, ओके। एंड द लास्ट वैल्यू 60 के सामने 60, 60 के सामने 60, ये रहा आपका लास्ट पॉइंट विच वी हैव टू प्लॉट, दिस इज 60 एंड हमने 60 के अगेंस्ट ही किया है ना, यस। So now my graph plotting of point is ready. Plotting is ready. Now the step next which I have written, if you consider what you have to do, you have to plot, you have to join this particular points of coordinates. जो भी आपने point के coordinates plot किए हैं उसको join करने with the help of smooth hand. Now please, this is very important particular steps. Please you have to follow it very accurately. एंड इसमें प्रैक्टिस चाहिए स्टूडेंट। इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को मैं, जो लास्ट पॉइंट हमने प्लॉट किया 60 के सामने 60, ये जो एंड का पॉइंट हमने प्लॉट किया, उससे हम शुरू करते हुए टॉप टू बॉटम उस तरह से हम ग्राफ में हमारा प्लॉटिंग करेंगे। बिलो जो हमारा एकदम ही फर्स्ट पॉइंट हमने प्लॉट किया था उसको हम कंसीडर करते हुए नीचे तक लेके आएंगे। So it is very important. I am going to give you a full view so as you can perfectly join the points. और मैं कहाँ लेके आया इसको लास्ट, ये पॉइंट जो है ना 0 है, जो देखेंगे ना मैंने कैसे स्मूथ कर्व ड्रॉ करके मैंने नीचे लेके आया हूं, एंड दैट आई हैव जॉइंड हियर एट 0। उसके प्रीवियस स्टार्टिंग मेरा अपर क्लास बाउंड्री का क्या था 10, तो 10 से पहले कौन सा आता है 0, उस पे हम एंड कर देंगे। तो एक एक सेंटीमीटर के हिसाब से 1 सेंटीमीटर प्रीवियस टू द स्टार्टिंग क्लास बाउंड्री क्योंकि 0 है, उस पे हमने उसको एंड कर देना है। नाउ स्टूडेंट, दिस कर्व वाज इंपॉर्टेंट, दिस कर्व इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये कर्व आपका जितना भी एक्यूरेटली आप बना पाते हो ना, तो आगे का जो हमारा अभी जो पार्टीशन वैल्यू ढूंढने का जो प्रोसीजर है उसका एक्यूरेसी और भी परफेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये एक बात हो गई। अब मैं आता हूं हमारे पार्टीशन वैल्यू ढूंढने के स्टेप पे, कि हम अब इस ग्राफ में कर्व तो बना चुके हैं, अब इस पे हम पार्टीशन वैल्यू कैसे लोकेट करेंगे, कैसे शो करेंगे। तो हमने ऑलरेडी Q2 के कैलकुलेशन को करके रखा, Q2 क्लास के कैलकुलेशन को आई मीन टू से, एंड दैट इज द 30th वैल्यू। एंड दैट 30th वैल्यू ध्यान से समझना, 30th वैल्यू यू हैव टू सी इन द लेस देन क्यूमुलेटिव कर्व, लेस देन क्यूमुलेटिव एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस। आप लोगों को मालूम होता है ये फॉर्मूला मेथड में हम लोग ये जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में देखते थे कि ये 30th वैल्यू जो आया वो किसके बाद आया, याद आ रहा है सबको? Then similarly now that 30th value, the 30 here, look at the 30 I am showing to all of you, ये मैंने प्लॉट करके पॉइंट बता दिया। This 30 I have shown on the y axis in the less than cumulative axis I mean to say। अब आप स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या करना है स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ स्केल exactly you have to prepare straight line on the curve, straight line on the curve। देखो स्टूडेंट मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया,
कौन से पॉइंट से जो 30 प्लॉट हुआ ना, 30th वैल्यू आया ना जो Q2 का, Q2 क्लास का, उस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन मेरे कर्व के ऊपर मैंने टच करा दिया है। अब मेरे पास यहाँ कर्व के ऊपर ये जो पॉइंट आ चुका है ना, कर्व के ऊपर ये जो पॉइंट आ चुका है, ये पॉइंट से आप वर्टिकल स्केल की मदद से एक्स एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए with the help of scale. Please do it properly. This is what I am on x axis. उस पॉइंट से x axis पे उसको स्ट्रेट खींच लेने का लाइन, straight line you have to prepare from that point on a curve which you have obtained on x axis. तो x axis पे आप किधर पे आ चुके हैं? x axis पे आप जो ये पॉइंट पे आए हैं, ये पॉइंट आपका आंसर होगा Q2 का। ये पॉइंट आपका आंसर होगा Q2 का। जरा देखो तो स्टूडेंट्स, वहां पे आप कौन से पॉइंट पे आ रहे हो, विच पॉइंट यू आर लुकिंग एट? क्योंकि 30 से पहले है, इट इज नियरली, वी कैन कंसिडर दैट दिस पर्टिकुलर पॉइंट विल बी 29, क्योंकि देखो 1 सेंटीमीटर का 10 यूनिट का गैप है, 10 मार्क का गैप है 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में उन लोगों के पास 10 थ्रेड्स होते हैं। तो सीधी बात है, 1 यूनिट यू कैन टेक फॉर 1 मार्क, and therefore this is 29. So this is a position I am getting 29. Students, this is much important observation. और एक बात मैं बता देता हूं स्टूडेंट्स, ग्राफिकल मेथड भले ही हम देखने के हिसाब से, मतलब कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छा लगता है देखने में, मगर एक्यूरेसी इसमें फ्लक्चुएट होनी है। बिकॉज ये जो एक्यूरेसी की बात करें तो कि फॉर्मूला मेथड से जो आप फाइंड करके आप ढूंढते हो ना ये अपना पार्टीशन वैल्यू, दैट इज गोइंग टू बी परफेक्ट, बट व्हेन यू रिप्रेजेंट इन द ग्राफ, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का ग्राफ ये स्मूथ एंड कर्व बनाने में कहाँ ना कहाँ फ्लक्चुएशन आता है, एंड फ्रॉम दैट वी आर प्रिपेयरिंग दिस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत तो वेरिएशन बनता है, तो इट इज नॉट मच परफेक्ट, it is not much perfect and reliable to estimate any partition value. ये मैं थोड़ा आगे डिस्कशन करने वाला हूँ, रिमार्क्स आप नोट्स के तौर पे मैं लिखवाने वाला हूँ, बट व्हाट इज द मेथड एग्जैक्टली, दैट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब स्टूडेंट मैंने आगे आ जाना, ये अपना एक आंसर हो गया, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सो व्हाट इज अवर फाइनल आंसर? सो from above graph, I would like to represent first Q2 is 29 marks. एंड स्टूडेंट इंपॉर्टेंटली ये चाहिए तो आप ये क्वेश्चन को है ना मैन्युअली आप फॉर्मूला से घर पे सॉल्व भी कर लेना, और आप चेक करना कि सर हमको फॉर्मूला के मेथड से क्या आंसर मिल रहा है। आप थोड़ा ही कंपैरेटिवली कर लेना का, क्योंकि क्या होता है थोड़ा अपने को भी एक्साइटमेंट आ जाता है। स्टूडेंट्स, यू मस्ट वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला मेथड। और कभी कभी इन्होंने ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं, ये तो अभी ठीक है गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के हिसाब से इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है वैसा, पर हम लोग ऐसे क्वेश्चंस भी
प्रिपेयर करवाते थे स्टूडेंट्स को, वेयर ग्राफिकली लोकेट करने के लिए बोलते थे एंड देन यू हैव टू वेरीफाई इट। तो वेरीफाई करने के टाइम आपको फॉर्मूला मेथड से उसको वेरीफाई करके बताना पड़ता। But now such questions they are not asking just graphical method. Even some colleges are removing and omitting this graphical part. But students supposed to know how this graphical method works. Now students ये पहला मेरा partition value complete हो गया and question में आते हैं वापस। अब हमको क्या ढूंढने के लिए बोला है? Secondly, they are asking us to find D6, sixth decile. So let me first obtain D6 class. स्टूडेंट क्लास को ढूंढ के रखना पड़ेगा ना। तो 6 डिसाइल है 6 इंटू n अपॉन 10th वैल्यू, तो n इज 60, 6 इंटू 60 अपॉन 10, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली द 6 इंटू 6 36th value. Now student, 36th value you have to observe on the y-axis, that is in the less than cumulative value. 36 कहाँ पे आता है student? Let me point out this 36. 36 यहाँ पे आ रहा है, देखिए। और स्टूडेंट ये 36 पॉइंट पर से आप स्ट्रेट लाइन बना लीजिए अपने कर्व के ऊपर। देखो प्रोसीजर वही है, अभी आगे की प्रोसीजर में ये रहा कर्व के ऊपर स्ट्रेट लाइन। ओके, अब ये जो कर्व के ऊपर जो पॉइंट बना है हमारा, ये उस पे से वर्टिकली एक्स एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन स्केल के मदद से खींच लीजिए। तो अगेन आई वुड हैव टू prepare a vertical line देखो स्टूडेंट आपको भी मिलेगा, आप भी आपके see, let me zoom and show you what is the exact value we got. This is a point I am getting. Which is exactly, if I say 30 के अराउंड है, 30 के अराउंड है, 30 से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आई मीन टू से स्लाइटली 30 से एक्सटेंड हुआ है। ओके, देखिए, तो दिस इज द मेजर आई एम गेटिंग इट हियर। You may say it is 31 around, then 30 point something if you calculate from the from your formula method. So this is your D, what we have obtained, D6. Okay, और ऐसा देखो अंदाजा लगाओ, D5 is the median, right? D5 is the middle point. तो D6 जो मैं बोलता हूँ, तो D6 is very near to that middle point. So मगर middle से ज्यादा होना है. So it is going to get 31. I think I'm here getting the value D6 is equals to 31 somewhere, or nearly to 30 point something. This is approx. So let me write down the conclusion here in the second. D6 is equals to 31. And finally students, last value हमको क्या फाइंड करने के लिए बोला है? P80. So let me come to that. P80 के लिए मुझे P80 क्लास पहले ढूंढना पड़ेगा। P80 क्लास,
that is 80 into n upon 100. This is percentile, so upon 100 आएगा ना. So 80 into 60 upon 100, zeros are cancelled, and 6 into 8, 6 into 8, 48th value. Students, this 48th value you have to see on the y-axis. 48 will be this is 50, this is 49, this is 48, this is 48. गेटिंग. और इसमें से इस लाइन से कर्व पे आपको स्ट्रेट लाइन प्रिपेयर करना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन टू मेक ऑन द कर्व. Exactly, this is the straight line made on that curve, and from that कर्व पे जो पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट मिला ना, उस पे से हमें we have to prepare a vertical straight line on x-axis. Vertical straight line on x-axis. Okay, now see this on the x-axis where I am coming, the value which I am coming at on x-axis. This is the point where I am on that x-axis. ये कौन सा पॉइंट दिखता है कि 40 के पहले है, देखो it is 2 unit previously, that is 38, so it is nearly 38. So this way I am getting this particular PAT, which is 38. Okay, this was PAT. Let me write in the so these are the partition values PAT we obtained. Now let me write down the final answer. Third one, PAT, that is 30. This is 38. Sorry, this is 38. Okay, so let me write down 38 marks. This was a D6, also 31 marks. These are approx. And this PAT also you will be finding with the help of formula. Please students, ये आपको homework में दे रहा हूँ, प्लीज पहले तो ये सेम क्वेश्चन आप लोग बराबर से प्रैक्टिस में लेंगे. एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट मी राइट डाउन द यूनिट्स, दैट इज द स्केल on x-axis and on y-axis. Both you have to mention on an x-axis 1 centimeter is equals to, यहाँ पे x-axis में हमने क्या शो किया है, तो marks, that is 5 marks. Okay, and then on the y-axis we have shown 1 centimeter measurement as y-axis पे हमारा लेस देन किसका था, CF नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, किसका था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज 5 स्टूडेंट्स. ठीक है स्टूडेंट, दिस स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन, एंड दिस इज व्हाट ओवरऑल ग्राफ लुक्स लाइक. ग्राफ में लेस देन
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनने के बाद जो हमने लोकेट किया है जो पार्टीशन वैल्यू, which was much important, and for that you required to obtain their class. Q2 निकालना है तो Q2 क्लास चाहिए, B6 निकालना पड़ा तो B6 का क्लास चाहिए, P80 निकालने के लिए P80 का क्लास चाहिए. With that, student, I am concluding here. The same question मैं लूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन पहले मैं आपको मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से कैसे बनाना है उसके बारे में बात करते हैं. उसके स्टेप्स लिखेंगे. जैसे मैंने फर्स्ट मेथड जो है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का मेथड यूज करके लेने के लिए स्टेप्स लिखवाए हैं मैंने, वैसे मैं आपको पहले स्टेप्स लिखवाऊंगा और सेम क्वेश्चन हम लोग ये मोर देन ओगाइव के हिसाब से प्रेजेंट करेंगे. ये तीन पार्टीशन वैल्यू. यू विल फाइंड द लोकेशन एंड द वैल्यू व्हाट वी आर गोइंग टू जनरेट, दैट विल बी द सेम, बट द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जैसे बना है उसका अपोजिट मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व दिखेगा. I will discuss later on the next lecture. Please, this question you practice and try to have proper accuracy. Thank you, friends.